गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पहले पार्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंध का अगला टॉपिक करेंगे, जिसमें हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो आज का अपना पहला प्रश्न है, आजकल जुताई के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग पिछली बार कर चुके हैं, फिर भी आप लोग इसे दोबारा एक बार देख लें कि आजकल जो हम लोग उपकरण प्रयोग करते हैं जुताई के लिए वह है कल्टीवेटर, और इस कल्टीवेटर को किससे जोड़ा जाता है, ट्रैक्टर के साथ। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुआई से आप क्या समझते हैं। बुआई जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो बीजों को बोना, तो बीजों को खेत में बोना ही बुआई कहलाता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुआई के लिए कौन से औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। बुआई के लिए दो तरह के औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले तो वो हैं जो परंपरागत हैं, मतलब जो पहले से किसान यूज़ करते आ रहे हैं, और दूसरी मशीन है एक, जिसे सीड ड्रिल कहा जाता है। तो इसमें आप लोग ये देखिए, परंपरागत औजार, इसमें ये जो किसान है, ये यहाँ पर इसमें किसान क्या करते हैं कि ये इस तरह से एक कीप के आकार का यंत्र जो लगा हुआ है, उसके मदद से बीजों को नीचे ज़मीन में बोया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये साइड वाला जो चित्र है, ये है सीड ड्रिल का। तो सीड ड्रिल में क्या है, यहाँ पर ये लोहे के 4-5 पाइप लगे हुए हैं। इन पाइप्स की मदद से जो बीज हैं नीचे ज़मीन में जाते जाते हैं, और वो ज़मीन में बो दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं खेत में बीज बोने के लिए। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, बुआई करते समय बीजों के बीच उचित दूरी होना क्यों आवश्यक है। तो बीजों के बीच उचित दूरी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर उचित दूरी नहीं होगी तो पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, जो बीज पास पास में लगे होते हैं वह बीज मर जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे, और फिर हमने जो इतनी मेहनत की होती है बीज बोने के लिए, वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इसलिए बीजों के बीच में एक उचित दूरी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाद एवं उर्वरक से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को अलग अलग करेंगे कि खाद और उर्वरक जो हैं वह मतलब कि जो खाद और उर्वरक दोनों का ही काम क्या है कि पोषक स्तर को बनाए रखना। पोषक स्तर का मतलब जो पोषक तत्व मिट्टी में एक फसल बोने के बाद ख़त्म हो चुके होते हैं, तो खाद और उर्वरक डालने से वो पोषक तत्व जो हैं वापस आ जाते हैं, मतलब वापस मिट्टी को मिल जाते हैं, जिससे पौधे उनको प्रयोग करके अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि खाद और उर्वरक के बीच में अंतर लिखें। तो खाद और उर्वरक के बीच में अंतर जो होता है, देखो, खाद जो होती है वह अपशिष्ट पदार्थ से बनाई जाती है। अपशिष्ट पदार्थ में क्या है, जैसे गोबर है, तो मेनली गोबर का ही प्रयोग किया जाता है खाद को बनाने के लिए। तो खाद के लिए गोबर या दूसरे जो रसोई का अपशिष्ट पदार्थ होता है वो भी उसमें मिला दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, कुछ समय के लिए एक स्थान पर छोड़ दिए जाते हैं। एक स्थान पे चाहे तो एक बड़ा सा गड्ढा बना के उसमें डाल दिया जाता है, और वहाँ पर क्या होगा, जब ये अपशिष्ट पदार्थ और गोबर जब वहाँ पर छोड़ दिया जाता है तो वहाँ सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन सबको अपघटित करते हैं। सूक्ष्म जीव के अपघटन से वह जो गोबर और अपशिष्ट पदार्थ हैं वह नरम पदार्थ में बदल जाते हैं, और उसको 4-5 महीने बाद वह प्रयोग करने लायक हो जाती है, और उसको कहते हैं खाद, और इस खाद को खेतों में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से खाद जो है वह प्राकृतिक रूप से बनती है, तो इसलिए यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो खाद जो है वह कैसा पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है। खाद को हम कैसा कहेंगे, प्राकृतिक पदार्थ, क्योंकि इसमें मनुष्य ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसने गोबर और अपशिष्ट पदार्थ को एक जगह डाल दिया है, और बाकी जो वो खाद बनी है वह अपने आप बनी है सूक्ष्म जीवों के अपघटन के द्वारा। तो इसलिए यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। इसके बाद जो है हमारा उर्वरक। उर्वरक जो होते हैं वह मानव निर्मित होते हैं, मतलब वह पूरी तरह से मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उर्वरक जो है वह एक
बिल्कुल पूरी तरह से मनुष्य द्वारा बनाया गया पदार्थ होता है, मतलब मानव निर्मित होता है। इसको क्यों मानव निर्मित कहा जाता है? क्योंकि यह फैक्ट्री में बनाया जाता है। जैसे फैक्ट्री में दूसरी चीज़ें, कपड़ा बनाया जाता है, इसी तरह से उर्वरक को भी फैक्ट्री में ही बनाया जाता है। तो वह मनुष्य द्वारा बनाया जाने के कारण उसे मानव निर्मित लवण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि खाद जो है खेतों में बनाई जा सकती है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि खाद जो होती है वह हम लोगों ने, जैसे एक जगह, किसी भी जगह पे गोबर को इकट्ठा करना होता है तो उसको हम खेत में भी इकट्ठा कर सकते हैं, तो वहाँ खेत में भी बन जाती है। ठीक है, पर जो उर्वरक है, उर्वरक को हम कहाँ बनाएंगे? फैक्ट्री में। उर्वरक को बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ चाहिए होती हैं जहाँ पर इनका निर्माण होता है। ठीक, अब जो खाद है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से स्वयं बनी है तो इसके कारण इसमें ह्यूमस की मात्रा प्रचुर होती है। ह्यूमस जो होता है वह पूरी तरह से उसमें मिक्स होता है। तो आप इसमें लिखेंगे, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, किसमें? खाद में। और जो उर्वरक होता है उसमें ह्यूमस होता नहीं है, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से तो बना ही नहीं है, मनुष्य द्वारा फैक्ट्री में बनाए, तो इसलिए उसमें ह्यूमस नहीं होता। इसके बाद है कि जो पर एक कमी होती है बस खाद में, कि इसमें पोषक तत्व जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, और क्योंकि उर्वरक को फैक्ट्री में मनुष्य द्वारा बनाया जाता है तो इसमें जो चाहे पोषक तत्व मिला लिए जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से खाद और उर्वरक के बीच में अंतर अभी हमने समझा। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के कुछ उदाहरण लिखे। तो उर्वरक के जो उदाहरण हैं वो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। जैसे पहला हो गया यूरिया। यूरिया सफ़ेद रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा किसानों को खेत में डालते हुए। इसके बाद दूसरा होता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, ये नाम आप याद करेंगे, अमोनियम सल्फेट। यूरिया एक अलग है और अमोनियम सल्फेट ये पूरा एक नाम है। तो आपको ये अमोनियम सल्फेट इसी तरह से याद करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है हमारे पास खाद का नाम, वह है सुपर फॉस्फेट। तो सुपर फॉस्फेट, ठीक है, तो सुपर फॉस्फेट जो है वह हमारे पास तीसरी उर्वरक का नाम है। इनमें से कम 3 या 4 तो आपको याद होने चाहिए। तो मैं जो आपको बता रही हूँ, ये तीसरा हो गया सुपर फॉस्फेट। इसके बाद चौथा है पोटाश। चौथा कौन सा है बच्चों? पोटाश। ये भी छोटा नाम है, ये आप याद कर सकते हैं आराम से, पोटाश। और सुपर फॉस्फेट को इकट्ठा नाम याद रखना है, ये एक नाम है। इसके बाद जो बच्चे बहुत ज़्यादा नाम याद रखते हैं वह होता है NPK। अब यहाँ पर बच्चों को भी कन्फ्यूज़न होता है कि NPK, वो ये नाम तो याद कर लेते हैं NPK क्या है, पर वो एक्चुअल में उन्हें खुद ही नहीं पता होता NPK है क्या। तो N जो है, इस N से मतलब है नाइट्रोजन। N का मतलब क्या है? नाइट्रोजन। तो आप लोग ये याद करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, N से मतलब नाइट्रोजन। और P जो है, इस P से मतलब है फॉस्फोरस। P से मतलब क्या है? फॉस्फोरस। तो आपको ये भी याद करना है, फॉस्फोरस। और जो K है, इसका मतलब होता है पोटेशियम। पोटेशियम, तो P से क्या हुआ? पोटेशियम। तो इस तरह से तीनों नाम हो गए हमारे। N से नाइट्रोजन, ठीक है, N से क्या हो गया हमारा? नाइट्रोजन। और पोटेशियम किससे हुआ? K से। और P से हुआ फॉस्फोरस। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों नाम हमारे हो गए। तो आपको ये तीनों नाम अच्छे से याद करने हैं। आप NPK भी याद करते हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से NPK याद कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से क्या हानियाँ होती हैं। अब अगर हम ज़्यादा उर्वरक डालते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी जो है उसके उपजाऊपन में कमी आती है। मतलब मिट्टी के जो उपजाऊपन है उसमें कमी हो जाएगी। और उर्वरक से क्या होता है, जल का प्रदूषण भी बढ़ता है, क्योंकि जो हम लोग पोषक तत्व डाल रहे हैं, मान लो हमने इसमें पोटाश डाला जिसमें पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में होगा, तो वो एक पोटेशियम ही मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, बाकी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और जब उसमें सिंचाई दी जाएगी उस खेत में, तो वह जो जल प्रदूषण है वह उससे बढ़ जाता है।
ठीक है। तो आज के बाद अगली हेडिंग है फसल चक्र क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा फसल चक्रण क्या है। फसल चक्रण को समझने के लिए आप लोग इस तरह से समझें, जैसे मान लो कि किसान ने पहले बारिश के मौसम में खरीफ की फसल को उगाया। आपको याद होगा खरीफ की फसल में क्या होता है, जैसे धान। तो धान को उगाया, धान उगाने के बाद उसने उसे जुलाई में जब बारिश शुरू होती है उस वक्त उगाया और सितंबर अक्टूबर में काट लिया। इसके बाद क्या है, अक्टूबर नवंबर में हम लोगों की रबी की फसल की बुआई शुरू हो जाती है। तो उस वक्त क्या होगा कि किसान ने गेहूं को भी उगा दिया। अब दोनों फसलें साथ साथ उगाते रहे, इससे क्या होगा, लगातार हर साल ऐसा करने से क्या होगा कि जो फसल में पोषक तत्व हैं वे कम हो जाएंगे। पोषक तत्व जब कम हो जाते हैं तो जो फसल होगी हमारी वह अच्छे से नहीं होती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हम लोग बीच में एक दूसरी फसल उगा लेते हैं जिनको हम दलहन की फसलें कहते हैं। दलहन की फसलें मतलब दालें, दालें वगैरह उगाने से, क्योंकि उनकी जड़ों में लेग्यूम्स होते हैं जहाँ जिसके कारण वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो फसल में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर देता है। मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है जिसके कारण पोषक तत्व नाइट्रोजन या दूसरे पोषक तत्व जो होते हैं वो मिट्टी में वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से हमें बीच में मतलब या तो खेत को खाली छोड़ देना चाहिए या फिर बीच में एक दूसरी फसल को उगा लेना चाहिए जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा जिनके कारण मिट्टी को मिल सके। तो इसको हम बदल बदल के जो फसलों को उगाना होता है इसी को कहा जाता है फसल चक्रण। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि खेत में एक फसल के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगा, ये लिखा हुआ कि खेत में एक फसल के बाद दूसरे किस्म की फसल को उगाना जो होता है उसी को हम फसल चक्रण कहते हैं। और यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है एकांतर क्रम। एकांतर क्रम में फसल में अगर हम उगा रहे हैं, मतलब कि एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाने से पहले बीच में एक और फसल उगा ली जाती है, तो इसको कहा जाता है एकांतर क्रम में अगर हम उगा रहे हैं अपना, जब हम एकांतर क्रम में फसल को उगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल चक्रण। ठीक है, तो जैसे इसमें उदाहरण भी लिखा है फलीदार चारा और गेहूं की फसल। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि फलीदार या फिर जिन्हें हम लेग्यूमिनस पौधे कहते हैं, तो जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं उन पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो ये नाम आपने सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से याद करना है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ही जीवाणु कहते हैं, तो आप चाहे तो राइजोबियम जीवाणु लिखें या राइजोबियम बैक्टीरिया लिखें। इनका काम क्या होता है, जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये मौजूद होते हैं और नाइट्रोजन, जो वातावरण की नाइट्रोजन है उसका ये स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है उर्वरक की अपेक्षा खाद क्यों अच्छी मानी जाती है। तो उर्वरक की अपेक्षा खाद को हम लोग क्यों अच्छा मानते हैं, क्योंकि इससे जो मिट्टी की जल धारण क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। इसके साथ ही जो मित्र जीवाणु होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है और मिट्टी जो होती है भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो गैस विनिमय शब्द का मतलब है आदान प्रदान, तो गैस का आदान प्रदान जो होता है वो सरलता से होता है। इसके बाद है कि इसका अगला फ़ायदा क्या है, जैविक खाद से मिट्टी का गठन जो होता है वह सुधर जाता है। गठन का मतलब कि यहाँ पर उनमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है वह सुधर जाती है। इसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई किसे कहते हैं। तो सिंचाई किसे कहते हैं, तो सिंचाई हम लोग किसे कहेंगे कि अगर हम जैसे हमें खेतों में पानी देना है तो फसल में जो पानी देंगे तो उसका एक निश्चित समय होता है। ये नहीं है कि आप लोगों ने पहले ही पौधे उगे भी नहीं हैं अच्छी तरह से और वहाँ पर सिंचाई कर दी, मतलब फसल को पानी दे दिया, तो या फिर फसल पूरी तरह से पक गई है उसके बाद पानी दिया जा रहा है, ऐसा नहीं किया जाता। खेत में किसान जो है बिल्कुल एक उचित समय पर और सही अंतराल पर फसल को
जल देता है और इसी को सिंचाई कहते हैं। ठीक है, तो सिंचाई, अगला क्वेश्चन है सिंचाई के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। तो सिंचाई के विभिन्न स्रोत कौन से होंगे, जैसे कुआं, जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध और नहर। तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये सिंचाई के विभिन्न स्रोत हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखो। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके जो पहले यूज़ किए जाते थे उनमें कौन कौन से हैं। पहला है मोट, फिर है चेन पंप, फिर है ढेकली और रहट। इन सबको हम थोड़ा सा चित्र की सहायता से अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, ये मोट है, इसमें आपको पता चलेगा कि किसे मोट कहा जाता था। यहाँ पर देखो, ये किसान जो है खेत में एक कुआं है, कुएं में से पानी निकाल कर बार बार और खेत में डाले जा रहा है। तो इस तरह से कितनी श्रम का काम वो कर रहा है, इसी को मोट कहा जाता है। फिर दूसरा है चेन पंप। यहाँ देखिए, ये एक पंप जो है उसको चेन के द्वारा इधर बांध कर इस तरह से पानी निकाला जा रहा है और ये फसल में दिया जा रहा है। तो ये चेन पंप है। और ये देखिए साथ में ये है ढेकली। ढेकली में क्या है कि यहाँ पर भी देखिए, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये कुएं में से एक लकड़ी की मदद से जो किसान है वह अब पानी निकाल रहा है। ये जो लकड़ी है इसके साथ में यहाँ देखिए, ये एक पत्थर को बांधा हुआ है जिससे पानी वहाँ, मतलब कि वो जो बाल्टी है वो रुक गई है और पानी को बार बार खेत में डाला जा रहा है। ये भी बहुत श्रम का काम है। इसके बाद अगला है रहट। ये क्या है बच्चों, रहट, इसे कहते हैं रहट। इसमें क्या किया जाता था कि एक बैल जो है वो सारा दिन बेचारा लगा रहता था कुएं के पास में और इस तरह से घूमता रहता था। और यहाँ पर जैसे ये बैल दिखाया हुआ है, ये यूँ घूमता रहेगा और ये जो साथ में दिखाया हुआ है व्हील, इस व्हील में बाल्टियाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी सी। ये बाल्टियों की मदद से वो पानी निकलता रहेगा और खेत में जाता रहेगा। तो ये क्या है, रहट। ये रहट आपने गानों में भी सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर मतलब किसानों के पास जब पूरी तरह से विकसित औजार नहीं थे या फिर छोटे किसान जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ट्रैक्टर खरीद सके, तो वो इस तरह से अपने बैलों को यूज़ करा करते थे सिंचाई के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है, अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है कि सिंचाई के आधुनिक विधियां बताइए। तो अगले जो सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं उनको आप लोग देखिए एक बार, उनका चित्र भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये है पहला छिड़काव तंत्र। तो छिड़काव तंत्र ये आपके अभ्यास में भी प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ फव्वारे की मदद से ये जो है छिड़काव तंत्र में फव्वारे की मदद से कार्य किया जाता है। यानी कि यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे फव्वारे के टाइप से हर एक पाइप के साथ ये लगा हुआ है। तो ये इस तरह से देखो, ये पानी भी दिख रहा है कि ये इस तरह से जा रहा है पानी। तो ये जो पानी है पूरा फव्वारे की तरह से पूरे खेत में जहाँ जहाँ पर ये लगे हुए हैं वहाँ पर जो फसल है उनके बीच में पहुँच जाता है। तो क्योंकि ये पानी एकदम से सारा इकट्ठा पानी नहीं जा रहा, छिड़का जा रहा है फव्वारे की मदद से, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है छिड़काव तंत्र। ठीक है, इसके बाद जो अगला है आधुनिक तरीका जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है वह है ड्रिप तंत्र। अब यहाँ पर भी देखो खास बात क्या होती है, ड्रिप तंत्र में यह होता है बूंद बूंद सिंचाई। इसे क्या कहा जाता है, बूंद बूंद सिंचाई। इसमें पानी जो है बिल्कुल बूंद बूंद के रूप में पहुंचता है। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये पूरी पाइप्स लगी हुई हैं, इन पाइप्स में छोटे छोटे यहाँ पर कट दिए गए हैं। ये देखिए आप, ये जो छोटे छोटे कट हैं इनके द्वारा यहाँ पर केवल उतना ही पानी, मतलब बूंद बूंद पानी हर एक पौधे तक पहुँचता है। ये कट जो होते हैं इन्हीं के साथ में पौधे उगे होते हैं, तो इसलिए ये जो है कहलाता है ड्रिप तंत्र। तो ये क्या है, ड्रिप तंत्र, जिसमें बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बूंद सिंचाई भी कहा जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आधुनिक तरीके हैं जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है, वह एक है ड्रिप तंत्र और दूसरा है छिड़काव तंत्र। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे तरीके हो गए आधुनिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार किसे कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है बच्चों अवांछित पौधों को। अवांछित पौधे मतलब ऐसे पौधे जो हम नहीं चाहते थे कि फसल के साथ उगे, परंतु वह उग गए हैं। तो अवांछित पौधे जो होते हैं उनको कहा जाता है खरपतवार। ठीक है। तो अवांछित पौधों को कहा जाएगा खरपतवार। ठीक है। तो खरपतवार किसे कहा जाता है? खरपतवार होती है अवांछित पौधे जो फसल के साथ उग जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है खरपतवार के बारे में ही, और उसमें क्या है कि निराई किसे कहते हैं। तो देखो, जब खरपतवार ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो फसल के पौधे हैं उनको अच्छी तरह से पोषण नहीं मिल पाएगा। तो किन को पोषण नहीं मिल पाएगा बच्चों? फसल के पौधों को। तो फसल के पौधों को जब पूरी तरह से पोषण नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो पोषण जो उनका जो पोषक तत्व मिट्टी के हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं खरपतवार के पास। जो खरपतवार जो उग गई है फसल के साथ, वो पौधे उस पोषक तत्वों को, मिट्टी में से मिलने वाले पोषक तत्वों को यूज़ कर लेते हैं। तो जिसके कारण क्या है, फसल को पोषक तत्व कम मिलते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो फसल के साथ अवांछित पौधे उग गए हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। और यही हटाने की प्रक्रिया जो होती है इसी को कहा जाता है निराई। क्या कहते हैं इसको? निराई। ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन में देखो यही लिखा हुआ है कि निराई क्यों आवश्यक है। तो निराई किस लिए आवश्यक होती है? क्योंकि निराई अगर हम नहीं करेंगे तो फसल को पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो इसलिए खरपतवार जो होती है वह जल, पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश, इन सभी का उपयोग करती है। मतलब जो फसल के लिए प्रकाश चाहिए होता है, स्थान चाहिए होता है, या पोषक तत्व चाहिए होता है, जल चाहिए होता है, इन सब को खरपतवार के पौधे जो हैं अपने लिए भी यूज़ करते हैं, जिसके कारण फसल को मिलने वाले ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। जब वो कम हो जाएंगी तो हमारी फसल की पैदावार पे फ़र्क पड़ेगा उसका। तो इसलिए क्या किया जाता है, निराई की जाती है, जिससे कि इन सब खरपतवार वाले पौधों को वहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है। तो निराई क्यों आवश्यक है? क्योंकि खरपतवार जल, पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश का उपयोग अपनी वृद्धि के लिए करते हैं, जिससे फसल के पौधों की वृद्धि रुक जाती है या वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है। यहाँ पर ये थोड़ा सा लिखना छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। जिससे फसल के पौधों की वृद्धि लिखा हुआ है पर वो फिर काट दिया गया है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, जिससे फसल के पौधों की वृद्धि सही नहीं होती है। ठीक है। तो ये एक बार मैं इसको पूरी को हटा के अब लिख देती हूँ कि पौधों की वृद्धि सही नहीं हो पाती है। आप लोग इसको वाक्य को पूरा कर लें। ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए निराई जो है वो बहुत आवश्यक है। ये वाली लाइन आपने वृद्धि के बाद यूज़ करनी है। ठीक है। वृद्धि के बाद आप ऐसे लिखेंगे, सही नहीं हो पाती है। ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय क्या होता है। सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम। तो खरपतवार को अगर हमें हटाना है तो उसका सबसे अच्छा समय कब होगा? जब उसमें फूल आ रहे हों, क्योंकि फूल के बाद उसमें बीज आएंगे, बीज मिट्टी में गिर जाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी में फिर बीज गिरने से वो दोबारा से उग जाएंगे। तो इसलिए उनको फूल आने से पहले या बीज बनने से पहले ही अगर हम हटा देते हैं तो वह सर्वोत्तम समय कहलाता है। तो कौन सा समय हुआ कि फूल एवं बीज के बनने से, उनके बनने से पहले हटा देना। ठीक है। यही खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खरपतवार नाशी किसे कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है। इसमें क्या है कि वह रसायन
जिनको हम खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें खरपतवार नाशी कहा जाता है। मतलब जो खरपतवार का नाश कर रहे हैं, उसे ख़त्म कर रहे हैं, तो ऐसे रसायनों को हम कहते हैं खरपतवार नाशी। इसके 2 उदाहरण आपने ज़रूर याद करने हैं। तो पहला उदाहरण है 2,4-D। ये उदाहरण ये लिखा हुआ है, जैसे इसको मैं अलग से भी लिख के बता देती हूँ आपको किस तरह से लिखना है इसे। जैसे 2 पूरा 2 लिखा, उसके बाद कोमा लगा के 4 और फिर डैश लगा के D। ये 2,4-D ये एक रसायन का नाम है जिसको प्रयोग करते हैं खरपतवार नाशी के रूप में। इसके अलावा दूसरा जो होता है वो होता है सुमी गोल्ड। तो दूसरा आपने याद करना है सुमी गोल्ड। और भी बहुत सारे खरपतवार नाशी होते हैं, पर याद करने में आसान रहेंगे इसलिए मैंने ये लिख दिए हैं। तो आपको ये याद करने हैं 2,4-D और सुमी गोल्ड। आपकी बुक में केवल एक दिया हुआ है 2,4-D, पर अक्सर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है 2 लिखिए, तो इसलिए मैंने दूसरे का नाम भी दे दिया। तो आप इसे याद करिएगा, सुमी गोल्ड। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव के समय किसान को क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि खरपतवार नाशी जो होते हैं वो एक तरह से रसायन होते हैं। तो इन रसायनों को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, इनसे हमें, क्योंकि ये जहरीले भी होते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमेशा किसान इनको बहुत सावधानी पूर्वक ही छिड़कते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये लिखा हुआ है खरपतवार नाशी का छिड़काव, और ये देखिए ये किसान जो है मुंह पे कपड़ा बांध कर इसका छिड़काव कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे स्वास्थ्य पर या किसान के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर ना पड़े। तो खरपतवार नाशी को जब भी खेत में छिड़का जाता है तो हमेशा एक मुंह पर कपड़ा जरूर ढक लेना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारा मुंह और नाक दोनों ही कपड़े से हमें ढक लेने चाहिए, जिससे हमारे जो उसकी स्मेल होती है खरपतवार नाशी की वो हमारे शरीर में ना जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस कुछ हमने करे आज। तो आप लोग सब इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में कर लें, और चैनल को सभी शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम इसी तरह के अच्छे से आपके लिए लिख कर क्वेश्चन ले आएँ। ठीक है बच्चों, शुक्रिया।